एपिसोड 4 इसी सीरीज का, जिसमें हम लोग बात करेंगे वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट की। यानी कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स भारत में व्यापारियों के तौर पर आए जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे करके युद्ध के बलबूते पर बैटल्स लड़के धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को कैप्चर किया, अलग अलग हिस्सों को कैप्चर किया और ब्रिटिश इंडिया क्रिएट किया। तो आज उन्हीं वॉर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैप जो भारत का था उस समय में, क्योंकि इंडिया एज ए नेशन जैसा कोई कंसेप्ट उस समय में एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। मुगल सल्तनत जो है उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन मुगल सल्तनत औरंगजेब की मृत्यु के बाद काफी कमजोर पड़ने लगी और उसी साम्राज्य के भीतर आप यहाँ पे बहुत से नवाब्स और सूबेदार्स को अपने हिसाब से अपने अपनी प्रोविंसीज को रूल करते हुए देखेंगे। तो आइए पहले इन स्टेट्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बात करेंगे अलग अलग वॉर्स की, जिसके जरिए ब्रिटिशर्स ने इन सभी स्टेट्स और एरियाज को कैप्चर किया। सबसे पहले बंगाल प्रोविंस, ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर प्रोविंस जो है ये मुगल सल्तनत के अंडर ही आता था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत के राजा सिर्फ और सिर्फ एक पपेट की तरह काम करते थे और सारी की सारी पावर्स उनके मिनिस्टर्स के हाथ में ही होती थी। इसी दौरान यहाँ बंगाल वाले एरिया में जिस नवाब को नियुक्त किया गया था, मुर्शीद कुली खान, उन्होंने इस एरिया को ऑटोनॉमसली रूल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय तक रूल करती है। लेकिन बंगाल का हिस्सा ब्रिटिशर्स के हाथों बहुत पहले ही आ गया था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के कारण। फिर आता है हैदराबाद। हैदराबाद में रूल कर रहे थे निजाम्स। निजाम्स भी मुगल सल्तनत के अंडर ही आते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल सल्तनत का राजा बहुत कमजोर पड़ चुका है तो उन्होंने हैदराबाद वाले रीजन को फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मुगल सल्तनत के कनेक्शन के ऑटोनॉमसली यहाँ रूल करना शुरू कर दिया। फिर आता है अवध। अवध की कहानी भी कुछ वैसी ही है। यहाँ अवध भी मुगल सल्तनत का ही एक प्रोविंस था, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से नवाब जो थे उन्होंने अपनी पोस्ट को हेरिडिटरी कर लिया और यहाँ पर आप बुरहान उल मुल्क जो नवाब हैं उनको अपनी पोस्ट हेरिडिटरी करते हुए देखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर एरिया वाज अंडर मुगल सल्तनत ओनली, लेकिन यहाँ भी ऑटोनॉमस तरीके से यहाँ के नवाब रूल करने लग जाते हैं और काफी हद तक ये फ्री स्टेट के तौर पर काम करता है। और मुगल्स तो हैं ही, मुगल्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते ही थे। तो ये जितना भी एरिया अब तक हमने देखा, अवध हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, ये सारे सक्सेसर स्टेट्स हैं। यानी कि ये वो स्टेट्स हैं जो मुगल सल्तनत के कमजोर होने की वजह से सामने आए फ्री तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्होंने मुगल सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुगल्स के साथ युद्ध लड़के अपने आप को इस्टेब्लिश किया। जैसे कि यहाँ पे आप मराठास को देखेंगे। सो मराठास ऐसे ही थे, उन्होंने मुगल सल्तनत को हराया, उनके साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध में इन्वॉल्व रहे और उसके बाद ये स्टेट क्रिएट किया। उन्हीं के बिल्कुल नीचे वाले इलाके में आपको मैसूर भी देखने को मिलेगा। मैसूर मुगल सल्तनत के अंडर ही काउंट होता था, लेकिन मैसूर का जो राजा है, जो वोदियार डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही थी, वो मुगल्स की सुजरेनिटी के अंडर रूल कर रही थी, मतलब ऑटोनॉमस नहीं थी वो। पर कहा यह जाता है कि वोदियार डायनेस्टी सिर्फ नाम की डायनेस्टी थी। एक्चुअल में यहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो थे मिलिट्री कमांडर्स, जैसे कि हैदर अली खान और हैदर अली खान की डेथ के बाद टीपू सुल्तान। फिर सिख एम्पायर भी एक ऐसा ही एम्पायर है जो कि मुगल सल्तनत के साथ युद्ध लड़कर अपने आप को क्रिएट करता है। और सिख एम्पायर छोटी छोटी कॉन्फेडरेसीज में बटा हुआ था और उन कॉन्फेडरेसीज को मिस्ल कहा जाता था और उन मिस्ल के ऊपर जो भी व्यक्ति रूल करता था वो मिस्लदार कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे करके मिस्लदार का कंसेप्ट खत्म हुआ और रंजीत सिंह नाम के मिस्लदार ने अपने आप को सबसे पहले महाराजा घोषित किया। तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आपको सिख एम्पायर उभरता हुआ देखने को मिलेगा। मराठास की कहानी भी कुछ वैसी ही थी। मराठास भी यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्फेडरेसीज में, 4 कॉन्फेडरेसीज में बटे हुए थे। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिलीज जैसे कि गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और एक तरीके से होलकर्स जो हैं वो मराठा एम्पायर पर रूल कर रहे थे। सो कुछ इस प्रकार का दिखता था मैप भारत का।
वहीं नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में अगर आप देखेंगे तो सिंध का इलाका भी था, सिंध वाला रीजन भी था जिसको ब्रिटिशर्स कैप्चर करेंगे। मैसूर के नीचे वाला हिस्सा जो आज के समय में केरला कहलाता है, वहां पे वर्धमान डायनेस्टी रूल कर रही थी। एक तरीके से मर्तंद वर्मन नाम के जो रूलर हैं वो रूल कर रहे थे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा भारत जो है वो दिखता था। धीरे धीरे करके अब हम समझेंगे कि कैसे इन एरियाज को कैप्चर किया गया, किस तरीके से, किस तरह के अलायंस क्रिएट करके। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसूर स्टेट की। ये जो पर्टिकुलर टाइमलाइन है 1765 से 1855 के बीच, इसी में हम लोग और कुछ नए एडिशंस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया वो 1767 से 69 के बीच लड़ा गया, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदर अली ने ऑब्वियसली यहाँ पे अंग्रेजों को हरा दिया और ये तय किया गया कि युद्ध के दौरान जितनी भी एक दूसरे की टेरिटरी कैप्चर की है उसको वापस लौटा दिया जाए। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ और इस वॉर के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इसी वजह से इस युद्ध को पूरा करते हैं टीपू सुल्तान। हालांकि ये जो मैच था, ये पर्टिकुलर वॉर जो था, ये ड्रॉ रहा और इसमें भी कुछ ज्यादा आपको फैलाव नहीं देखने को मिलेगा अंग्रेजों का। इसके बाद बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसमें ऑब्वियसली टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं और उसी की वजह से उन्हें 3 करोड़ रुपए की वॉर इंडिमनिटी अंग्रेजों को देनी पड़ती है। इसके साथ साथ मैसूर का काफी सटा हुआ कोस्टल इलाका भी अंग्रेजों के हाथों चला जाता है। आखिरी जो वॉर लड़ा गया वो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे अंग्रेजों की मैसूर के साथ जो दुश्मनी है उसके पीछे का कारण काफी हद तक फ्रांसीसी भी रहे हैं। फ्रांसीसी जो है उनका काफी हद तक जो इन्फ्लुएंस है वो मैसूर स्टेट में फैलता देखा जा सकता था। इवन हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो भी फ्रांसीसी व्यापारियों को काफी ज्यादा फेवर करते थे, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मैसूर को कैप्चर करने की सोची एंड ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये आप होता हुआ देखेंगे। फाइनली जाकर जो वोदियार डायनेस्टी थी, जिसको टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उस एरिया में मैसूर में रिस्टोर कर दिया गया, उसके साथ एक ट्रीटी साइन की गई, सब्सिडरी अलायंस में यहाँ पे वोदियार डायनेस्टी को इन्वॉल्व किया गया और ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये अपने साथ लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ले। सब्सिडरी अलायंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब लॉर्ड वेलेस्ले बंगाल के गवर्नर जनरल बने तब वो अपने साथ ये पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर आए, जिसके तहत मान लीजिए अगर आप एक राजा हैं और आप अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी साइन करते हैं तो उसके हिसाब से आपको अपनी खुद की जो आर्मी है जो आप इतने सालों से मेंटेन करते आ रहे हैं उसको आपको डिसबैंड करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको घर भेजना पड़ेगा और आपके लिए अच्छे वेपन्स वाली आर्मी मेंटेनेंस का काम अंग्रेज करेंगे और उसके लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी थी, लेकिन ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा ट्रैप भी थी। ट्रैप इन द सेंस, मान लीजिए अब आपके लिए आर्मी मेंटेनेंस का काम अंग्रेज कर रहे हैं, आपकी खुद की जो ट्रेडिशनल आर्मी है उसको घर भेज दिया गया है, यानी ना चाहते हुए भी आपको अंग्रेजों के मुताबिक ही सारे काम करने पड़ेंगे। अदरवाइज ऑब्वियसली बात है कि आपके पास अपनी आर्मी नहीं है और आप अंग्रेजों के साथ युद्ध भी नहीं लड़ पाएंगे। आप कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हो। यही नहीं, सब्सिडरी अलायंस के अंडर आपके दरबार में एक एजेंट भी छोड़ दिया जाएगा जो कि रेसिडेंट कहलाएगा और वो पूरा ख्याल रखेगा कि आप नीचे ही नीचे किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी अंग्रेजों के खिलाफ ना करें। तो यहाँ चारों युद्ध लड़ने के बाद फाइनली मैसूर की वोदियार डायनेस्टी को इसी सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवा के एक तरह से मैसूर को पूरी तरह से हड़प लिया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेट आप यहाँ देखते हैं वो है मराठास का। मराठास के साथ भी युद्ध हुए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1776 से 82 के बीच में रहा, जिसमें कोई क्लियर कट विनर नहीं था, लेकिन हाँ सालबई ट्रिटी जरूर मराठास और अंग्रेजों के बीच में साइन हुई, जिसके तहत मराठास अपनी टेरिटरी, अपनी जमीन के ऊपर अंग्रेजों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपियन व्यापारी को घुसने की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच चला
जिसके तहत आप यहाँ पे काफी हद तक मराठास को कमजोर होते हुए देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ले ने भोसले, सिंधिया और गायकवाड्स को हराकर उन्हें सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में एंटर करवा लिया। होलकर्स बच गए क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ले की जरूरत ब्रिटेन में पड़ आई थी। वहां पे नेपोलियन बोनापार्टे का फैलाव बढ़ता जा रहा था, इसी वजह से लॉर्ड वेलेस्ले को यहाँ से वापस बुला लिया गया और होलकर्स जो हैं वो एक तरीके से इस अलायंस में घुसने से बच जाते हैं, एंटर होने से बच जाते हैं। लेकिन फिर हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 18 के बीच में चला। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक ऐसा आखिरी मौका माना जाता है जो कि मराठास को मिला। बेसिकली वो एक लास्ट स्टेप लेना चाहते थे पूरे मराठा एम्पायर को अंग्रेजों के कब्जे से बचाने के लिए, लेकिन ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठास बहुत बुरी तरह से हारे और इस बार होलकर्स जो हैं वो भी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में जबरदस्ती एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़के आखिर में चारों जो फैमिलीज थी मराठा एम्पायर की, उनको सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवा लिया गया, यानी कि वो भी अब इस ट्रैप में फंसकर एक तरीके से कोई भी कदम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उठा सकती। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सिख एम्पायर के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध होते हुए देखेंगे। यहाँ दो युद्ध हुए हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर। सिख वॉर का मायना थोड़ा सा अलग है। जिस समय महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे सिख एम्पायर के राजा, उस समय अंग्रेजों ने उनके साथ एक ट्रिटी साइन की गई थी, नेविगेशन ट्रिटी, जिसके तहत वो सिंध नदी पर नेविगेट कर सकते थे और अंग्रेजों ने पूरी तरह से सिख एम्पायर को ये प्रॉमिस किया था कि वो इस एम्पायर के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के बाद जब महाराजा खड़क सिंह राजा बने, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर तरीके से सिख एम्पायर के साथ युद्ध भी लड़ा और उस एम्पायर को ह्यूमिलिएटिंग ट्रिटी के साथ यहाँ पे एक तरीके से कब्जे में भी लिया। तो ये जो दो एंग्लो सिख वॉर है 1846 और 1848 के, इसमें पूरी तरह से सिख एम्पायर भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, मैसूर ऑब्वियसली एंग्लो मैसूर वॉर के जरिए कैप्चर किया गया, एंग्लो मराठा वॉर के जरिए मराठास को भी कैप्चर किया गया और उन्हें सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवाया गया। वहीं अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही अंग्रेजों के काफी हद तक अधीन हो गए थे और मुगल सल्तनत के राजा जो है वो ब्रिटिशर्स की पेंशन के अंडर ही जीवित रह रहे थे। वहीं अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध को भी पूरी तरीके से यहाँ पर युद्ध लड़के कैप्चर किया गया। सिख एम्पायर को दो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर जो है उनके जरिए यहाँ पर पूरी तरह से उस टेरिटरी को कैप्चर किया गया। और वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के साथ किसी तरह का युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हैदराबाद के निजाम ने खुद ही अपने आप को सरेंडर करते हुए सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को साइन किया। अवध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली जब सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेकर आए तो अवध ने भी बिना युद्ध लड़े खुद ही अपने आप को सरेंडर करते हुए सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में एंटर हुए। और वहीं अगर हम बंगाल स्टेट की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल जो है वो इस एरिया में काफी पहले से ही बढ़ चुका था। वहीं अगर हम केरला वाले रीजन की बात करें, ये जो त्रावणकोर वाला एरिया है, इसकी अगर हम बात करें जहाँ पे मर्तंड वर्मन की फैमिली रूल कर रही थी। मर्तंड वर्मन एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे और इसी कारणवश यहाँ पे अंग्रेजों ने कभी भी इस एरिया को डायरेक्टली कैप्चर करने की कोशिश नहीं की एंड उन्होंने यही कोशिश की कि ये वाला जो एरिया है इसके साथ फ्रेंडशिप अलायंस बनाया जाए। तो बाकी एरिया अगर देखते हैं आप तो उनके साथ युद्ध लड़कर उन एरियाज को कैप्चर किया गया, सब्सिडरी अलायंस में उन्हें एक तरीके से एंटर करवाया गया। लेकिन ये कोची वाला जो इलाका है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप अलायंस बनाकर इसे कैप्चर किया गया। वहीं ये जो कार्नेटिक रीजन आप देख रहे हैं जहाँ पे फ्रांसीसियों का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, यहाँ पर भी एंग्लो फ्रेंच वॉर लड़के ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को भी अपने अंडर कैप्चर किया। सो दिस इज हाउ ब्रिटिश इंडिया वॉज क्रिएटेड, थ्रू वॉर्स एंड ऑब्वियसली डिफरेंट पॉलिसीज, जिसके जरिए अंग्रेज भारत के अलग अलग हिस्सों में कामयाब रहे।